बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसका मतलब ये है कि एसिड्स में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, और बेस में स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, और उसे फिर हम कैसे लिख लेते हैं। एसिड के स्ट्रेंथ को, बेस के स्ट्रेंथ को हम फिर कैसे लिख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स और बेसिस की दो किस्में हैं। फर्स्ट अबाउट एसिड्स, एक किस्म को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि दूसरी किस्म को कहते हैं वीक एसिड। ये हम आर्हेनियस कंसेप्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्रॉन्स्टैंड लोरे कंसेप्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आर्हेनियस कंसेप्ट के बेसिस पे, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? एक ऐसा एसिड जो पानी में पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए, 100% आयोनाइज हो जाए, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसके आप जितने भी मॉलिक्यूल पानी में डालोगे वो सारे के सारे यूं बढ़ जाएंगे H+ में और A9 में। ऐसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ? एन एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे पानी में डाल दे तो ये पूरा का पूरा आयोनाइज होगा। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में डाल दे तो पूरा का पूरा आयोनाइज होगा। इसको कहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म, जबकि इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल्स हैं जबकि ये इनसे आयंस बने हैं। तो HNO3 पानी में डाल दे आयोनाइज होगा, H2SO4 पानी में डाल दे आयोनाइज होगा। इसे कहते हैं परक्लोरिक एसिड, HClO4। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जितने भी एसिड हैं सब में ये स्ट्रॉन्ग है। इसे पानी में डाल दे तो ये आयोनाइज होगा, H+ देगा। आप एसिड के आयोनाइजेशन पे गौर करें, जितने भी ये एसिड हैं इनका कंपोजिशन एक जैसा होता है। ये सारे मुश्तमिल हैं H+ पे। H+ इनमें कॉमन होता है, और दूसरा आयन है A9, तो इसमें H+ और A9 यानी नेगेटिवली चार्ज आए। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में भी H+ और A9। तो सारे एसिड कंपोजिशन के लिहाज से कॉमन होते हैं। वो दो आयन से मिलके बने होते हैं, one is H+ and other is A9। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाल देते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म खत्म हो जाता है, आयनिक फॉर्म बन जाता है, यानी H+ बनता है और A9 बनता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म खत्म हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ज्यादा बिजली कंडक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने भी हैं ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं और इनको मिनरल
स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हैं सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं और ये मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। वीक एसिड किसको कहते हैं? व्हाट इज अ वीक एसिड? एक ऐसा एसिड जो पानी में पार्शियली आयोनाइज हो जाए, यानी आपने पानी में एक एसिड के 100 मॉलिक्यूल डाल दिए तो 100 के 100 आयनिक फॉर्म में चेंज नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ उसी तरह कंडेंस्ड फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह जाते हैं। अच्छा, वीक एसिड, तो वीक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा एसिड जो पानी में पार्शियली आयोनाइज हो, मतलब आपने पानी में उस एसिड के जितने मॉलिक्यूल डाले हो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे और कुछ उसी तरह कंडेंस्ड फॉर्म में रह जाएंगे। तो यू डिफाइन करेंगे एन एसिड which partially ionizes in water and behave like a weak electrolyte. ये weak electrolyte जैसे बिहेव करते हैं, मतलब इनसे कम बिजली पास होती है। The ionization of weak acid is reversible. Weak acid पूरा आयोनाइज नहीं होता तो उसका आयोनाइजेशन आप यूं ऐसे रिवर्सेबल लिखोगे, और जो वीक एसिड का सॉल्यूशन होगा उसमें आपके पास 3 किस्म के पार्टिकल होंगे। कौन कौन से? H+ होगा, ये देखो, A9 होगा, A9 से मुराद है नेगेटिवली चार्ज आए, एंड मॉलिक्यूल, और ये होगा, यानी ये चीज भी मौजूद होगी, ये मॉलिक्यूल फॉर्म है, H+ होगा और A9 होगा। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, पानी में डाल दे तो ये रिवर्सिबली आयोनाइज होगा। HF एक वीक एसिड है, इसे पानी में डाल दे तो ये भी रिवर्सिबली आयोनाइज होगा, यानी ये फॉर्म होगा, ये होगा, ये होगा। इसी तरह एसिटिक एसिड और इसी तरह HCl, तो ये वीक एसिड के कुछ एग्जाम्पल। ये देखो, ये सारे वीक एसिड हैं, इसी तरह ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी तरह इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो ये सारे वीक, पर स्ट्रेंथ के लिहाज से अगेन ये एक जैसे नहीं है। फर्ज करें ये 10% आयोनाइज होता है, ये 15% आयोनाइज होता है, ये 1% आयोनाइज होता है, ये 5% आयोनाइज होता है। तो है तो ये सारे के सारे वीक, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेंथ के लिहाज से एक जैसे नहीं। तो इनके स्ट्रेंथ को हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मुख्तलिफ एसिड के स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पे फिर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये बेसिस। जैसे एसिड्स मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बिल्कुल इसी तरह बेसिस भी हैं। बेसिस की भी 2 किस्में हैं, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे को कहते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस
किसे कहते हैं? तो डिफिनीशन है उसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जैसा। A base which completely ionizes in water and a base which partially ionizes in water. Example है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। बेसिस जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और दो किस्म के आयन से बने होते हैं। कौन कौन से? वन विल बी मेटल केटाइन एंड अदर विल बी हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे ये देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। तो ये सोडियम यानी मेटल का केटाइन है और ये हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरह KOH पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ग्रुप फर्स्ट के अल्कली मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सिर्फ दो हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। वन इज स्ट्रॉन्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड अदर इज बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। ग्रुप फर्स्ट के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जबकि ग्रुप सेकंड के सिर्फ दो हाइड्रो ऑक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसे पानी में डाल दे तो ये पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होगा। इसी तरह बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, पानी में डाल दे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा। अच्छा, व्हाट विल बी अ वीक बेस? तो वीक बेस, अ बेस which partially ionizes in water and we have like a weak electrolyte. अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है। इसे अगर हम पानी में डालेंगे तो ये वाटर से H+ एक्सेप्ट करेगा और चेंज होगा NH4+ में और OH- में। ये इसके सारे मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते, चंद मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड हेंस वी हैव लाइक अ वीक बेस। तो वीक बेस पानी में पार्शियली आयोनाइज होता है। अच्छा, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को भी जब आप पानी में डालोगे तो ये पार्शियली आयोनाइज होगा तो ये पानी में पार्शियली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, कम बिजली कंडक्ट करता है और वीक बेस कहलाता है। ये दोनों वीक हैं, ये दोनों स्ट्रांग हैं,
लेकिन स्ट्रेंथ के लिहाज से ये एक जैसे नहीं है, न स्ट्रेंथ के लिहाज से ये एक जैसे हैं। तो इनके स्ट्रेंथ को भी हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं और उस कांस्टेंट को कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। पहले पढ़ते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसके बाद पढ़ते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। The strength of acids is expressed in terms of a constant called ionization constant of acid. एसिड दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, शुरू में मैंने आपको बताया। तो एसिड दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक है H+ और दूसरा है एनाइन। जनरली एसिड को हम U रिप्रेजेंट करते हैं, Ha। ये H+ है और ये एनाइन है, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन है। ये नेगेटिवली चार्ज आयन कोई भी हो सकता है। इसे जब हम पानी में डालेंगे तो पानी में ये यूं आयोनाइज होगा, इसका H+ इस H2O के साथ मिलेगा और H3O+ बनाएगा। अच्छा, इसके लिए हम Kc वैल्यू लिखते हैं, Kc इज इक्वल टू, दिस इज एनाइन, molar concentration of anion into H3O+ divided by Ha into H2O। molar concentration of water कांस्टेंट रहता है, तो इस कांस्टेंट को आप इसके साथ मिलाएं, Kc multiplied by molar concentration of water is equal to A minus concentration H3O+ concentration divided by Ha concentration। एक कांस्टेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे एक और कांस्टेंट आता है। इस केस में ये जो कांस्टेंट होगा इसको Ka कहोगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये और ये Kw कहलाता है। इसे Kw तब कहोगे अगर आपने वाटर में एसिड न डाला हो। मैंने वाटर में एसिड डाला है तो अब ये कांस्टेंट कहलाएगा Ka, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर मैं पानी में बेस डाल देता तो फिर इस कांस्टेंट को आप Kb कहते हैं। अगर मैं पानी में साल्ट डालता तो फिर ये कांस्टेंट कहलाता Ksp। तो चूंकि पानी में मैंने एसिड डाला है, देयरफॉर ये कांस्टेंट अब कहलाएगा Ka। व्हाट इज दिस Ka? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये इक्वल होगा इस साइड के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस H3O+ डिवाइडेड बाय Ha। इसमें आप थोड़ा सा गौर करें, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज फॉर्म। ये आयोनाइज फॉर्म है और ये अनआयोनाइज्ड या मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ये आयोनाइज फॉर्म और ये अनआयोनाइज फॉर्म। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म।
And what is this Ka? Ka अब कहलाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, Ka की वैल्यू कब ज्यादा होगी? Ka की वैल्यू तब ज्यादा होगी अगर आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा हो और अनआयोनाइज्ड फॉर्म कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्ग विल बी द एसिड। Larger the value of Ka, strong will be the acid. देखो फिर सुनो, अगर आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा है, मतलब एसिड ज्यादा आयोनाइज हुआ है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म कम, Ka की वैल्यू ज्यादा। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर Ka का नेगेटिव लॉग लिया जाए तो इसको pKa कहते हैं। ऐसे pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। सपोज मेरे पास Ka की वैल्यू है 10 पावर 5, ये वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहां मैंने आपको बताया लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्ग विल बी द एसिड। इसका मतलब ये है कि एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि इसकी pKa वैल्यू कितनी आएगी। तो pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग Ka की जगह पे इसकी ये वैल्यू लिखी pKa। इस पे जब आप लॉग के रूल अप्लाई करोगे तो इससे ये चीज आएगा, ये पावर कोफिशिएंट बन जाएगा और log 10 रह जाएगा। ऐसे log 10 इज इक्वल टू 1, तो pKa इज इक्वल टू -5। तो Ka की वैल्यू अगर ज्यादा हो, pKa की वैल्यू कम होगी, एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Ka की वैल्यू ज्यादा, pKa की वैल्यू कम, एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर Ka वैल्यू कम हो, इसे जब आप 10 पावर -5 लिखोगे तो आपके पास pKa वैल्यू 5 आएगी। तो ये कम फिर ये ज्यादा, एसिड एक वीक एसिड होगा। जिस तरह हमने एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव की, उसी तरह बेस के लिए भी हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस represented by Kb। ये है एसिड। ये वही इक्वेशन है जो मैंने एसिड के आयोनाइजेशन के लिए लिखा था। सिर्फ आपको ये शो करवाना था कि एसिड दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक है H+ और दूसरा है Ni।
ये A9 बजाते खुद बेस होता है। ये मैंने आपको ब्रॉन्स्टन लोरे कंसेप्ट में बताया था कि एसिड जब H प्लस लॉस करता है तो वो बेस बन जाता है, और ऐसे एसिड बेस को कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये बेस है। किस बुनियाद पर मैं कहता हूं ये बेस है? क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसमें H प्लस एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। सो ये बेस है। इसके लिए हम आयोनाइजेशन को U लिखेंगे। ये बेस, इस बेस को पानी में डाला गया, ये पानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा। जब ये H प्लस एक्सेप्ट कर ली तो ये HA बन जाएगा, और वाटर से H प्लस निकल गया तो ये OH माइनस, यहां से H प्लस इसमें आया। इसे आप U भी लिख सकते हो ऐसे। ये H प्लस इसके पास आया तो ये HA और ये OH माइनस। इसके लिए हम Kc की वैल्यू U लिखते हैं। HA OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस H2O। Ionization constant of molar concentration of ionized form divided by unionized form। ये कांस्टेंट है, तो ये आप इस साइड पे शिफ्ट करें। Kc मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर molar concentration of HA OH minus divided by A minus। ये कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को मैंने इसके साथ लिखा। कांस्टेंट बाय अ कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अब हम कहेंगे Kb। Kb means ionization constant of base। इससे पहले हमने इसे Ka कहा था। उसकी वजह ये थी कि पानी में हमने एसिड डाला, अब हम पानी में बेस डाल रहे हैं। तो ये बना Kb, molar concentration of ionized form divided by unionized form। ये भी उसी तरह Ka की तरह है। Larger the value of Kb, strong will be the base। अगर हम Kb का नेगेटिव लॉग लेंगे तो फिर वो कहलाएगा Pkb और U लिखेंगे। इसका जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल उसी तरह ही है, एसिड की तरह। अगर हम Kb का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? Pkb। U लिखेंगे Pkb इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। अगर Kb की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब है बेस स्ट्रॉन्ग बेस है।
Kb की वैल्यू ज्यादा 10 मैंने कंसिडर किया 10 पावर 5, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये है बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब मैं इसके लिए pkb मालूम करना चाहता हूं। तो pkb विल बी इक्वल टू नेगेटिव log kb की वैल्यू ये है, और इस पे जब हम log के रूल अप्लाई करेंगे तो ये 5 आगे आ जाएगा log 10 इज इक्वल टू 1, सो pkb इज इक्वल टू -5, यानी kb अगर ज्यादा है तो pkb कम होगी। बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। kb की वैल्यू ज्यादा, pkb की वैल्यू कम, तो बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल इसी तरह Ka की वैल्यू ज्यादा, Pka की वैल्यू कम, एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को हम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जिन्हें आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहते हैं, और यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। Ionization constant will be equal to molar concentration of ionized form divided by molar concentration of unionized form। तो Ka Kb की वैल्यूज जितनी ज्यादा होगी, एसिड्स और बेसिस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग